लास्ट टॉपिक देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे मून वाला जो सीजीवी वाला कंडीशन, जिसमें सूरज चंद्रमा पृथ्वी एक ही लाइन में आ जाता है, तो उसको सीजीवी कहते हैं। उसी तरह जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो ये जो ग्रहण लगता है इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। और फिर जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। कि सूरज है, ये अपना पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। अब आप विजुअलाइज कीजिए कि जो सूरज का रोशनी है, ये सूरज का जो रोशनी है जब इसमें पड़ रहा था उसके बीच ये चंद्रमा आ गया, तो यहाँ पे जो परछाई बनेगी उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग सूरज को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, ये अर्थ है, ये मून है। तो यहाँ से जो रोशनी जा रही थी वो चंद्रमा पूरी तरह से इसको अपनी जगह पे रोक लिया है, जिसके कारण क्या लगा, सूर्य ग्रहण लगा। यहां से सूरज दिखाई नहीं दे रहा, तो इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब कल मून वाला कंडीशन में हम बताए थे कि जब तीनों एक लाइन में होता है तो सीजवी कहते हैं, लेकिन अगर तीनों इधर है तो इसको क्या कहते थे, युति कहते थे ना। ये वाला कंडीशन को युति कहते थे। तो कह सकते हैं ना, युति में सूर्य ग्रहण लगता है, और जो सूर्य ग्रहण लगता है वो हमेशा अमावस के समय लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस के समय। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में हो, जिसको सीजवी कहते हैं। और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, ये चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तो जिसके कारण सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तो इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण में हमेशा जो चंद्रमा है वो अमावस वाला कंडीशन में होगा, तब जाके सूर्य ग्रहण लगता है। और जो सीजीवी वाला कंडीशन है, जिसके कारण हम लोग देखे थे ज्वार भाटा आता है, तो सबसे जो बड़ा ज्वार भाटा आता है ये युति के कंडीशन में था, जिधर चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक साइड था। तो युति वाला कंडीशन में आप कह सकते हैं ना कि सूर्य ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण में मेन मेन पॉइंट यही याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा अमावस्या वाला कंडीशन में हो, और जो सीजवी वाला लाइन है वो युति वाला कंडीशन में। एक चीज इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जो चंद्र ग्रहण है वो कभी कभी कम टाइम के लिए कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक रहता है। और सूर्य ग्रहण कम टाइम में दिखाई देगा लेकिन सबको दिखाई देगा। तो सूर्य ग्रहण आपको दिखाई देता है लेकिन कम समय के लिए दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है, तो देखिएगा कि चंद्रमा सूरज के सामने है, ये चंद्रमा है, सूरज के सामने है ये सन, मून, और ये अर्थ। ठीक है, चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी के सामने है। अब इसके कारण जो इसका रोशनी जाता होगा सीधी रेखा से नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया है। लेकिन अगर मान के चलिए कि ये तो परिक्रमा कर रहा है, ये क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, और इसके साथ साथ ये भी परिक्रमा कर रहा है, ये भी परिक्रमा कर रहा है। तो तुरंत में ये दोनों एक दूसरे भाग नहीं जाएगा।
ये तो भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा, क्योंकि इसके गृह परिक्रमा कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, और ये दोनों भाग रहा है। अब भाग रहा है जिसके कारण क्या होगा, जो सूर्य ग्रहण है वो कम समय के लिए लगेगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण कम समय के लिए लगता है। अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण 5 से 6 मिनट के लिए लगेगा, बहुत कम समय के लिए लगता है। रीजन क्या है कि चंद्रमा और पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं, तो जब सूर्य ग्रहण लगेगा और इसकी रोशनी को चंद्रमा रोक रहा है, फिर भी तो परिक्रमा कर रहा है, तो तुरंत यहां से निकल जाता है। और चूंकि सन जो हमारा सूरज है वो बहुत दूर में स्थित है, तो इसका प्रभाव कम पड़ता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण का समय कम होता है। ठीक है, तो याद रखने वाला बात था, अमावस वाला कंडीशन होगा चंद्रमा में, तब जाके सूर्य ग्रहण लगता है। एक चीज यहां देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण वाला कंडीशन है, इसके किनारे से रोशनी निकल रही है, तो इसी को कोरोना बोलते हैं, कोरोना किरीट। ठीक है, हम आपको बढ़ा दिए थे वहां पे। और इससे जो रोशनी निकल रही है बहुत तेज निकल रही है, तो ये जो पारावैगनिक किरण है, इसको देखना आंख के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए इसको सीधे देखा नहीं जाता है। तो बचपन में हम लोग जब देखते थे सूर्य ग्रहण, तो पहले जो वीसीआर आता है, वीसीआर का टेप से हम लोग डायरेक्ट देखते थे सूर्य ग्रहण, क्योंकि उससे हमारे आंखों को नुकसान नहीं होगा। और जो इसका किनारे वाला भाग है जिससे सूरज की रोशनी आ रही है, ये किनारे वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, किरीट बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। ठीक है, इसको लाइट रिंग भी शायद बोलते हैं, वलय रिंग। तो एग्जाम में पूछा है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूरज से जो रोशनी मिलती है वो किससे मिलती है, तो आपको क्या आंसर करना है, कोरोना किरीट से। तो सूर्य ग्रहण के बारे में इतना सारा चीज था। अब यहाँ पे सूर्य ग्रहण जब लगता है ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डायरेक्ट एकदम काला टाइप से परछाई पड़ रहा होगा। तो जब गहरा परछाई पड़ता है उस जगह को बोलते हैं आम्रा, और जब जो फीका फीका परछाई पड़ता है उसको बोलते हैं पेनम्बरा। गहरा परछाई जब पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं अम्बरा, और जो धीमा परछाई पड़ रहा है उसको बोलते हैं पेनम्बरा। तो इतना सारा फैक्ट था सूर्य ग्रहण को लेकर। अब चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाता है, चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ये चंद्रमा है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, चंद्रमा और सूरज के बीच में, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है तो प्रकाशित होता है सूरज से, तो उसका जो लाइट है वो पृथ्वी आगे तक जाने नहीं देता, जिसके कारण क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्रमा तक सूर्य की रोशनी पहुंचने से रोकती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होगा, जाहिर सा बात है कि चंद्रमा को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो चंद्रमा को कब नहीं देख पाएंगे, जब वो चमक रहा था और उसी समय कोई ढक लिया, तब हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा का कंडीशन में लगता है। ठीक है, और जो चंद्र ग्रहण लगता है वो ज्यादा समय तक के लिए लगता है। जैसे कि सूर्य ग्रहण कम समय के लिए लगता है लेकिन बहुत ज्यादा दिखाई देता है, एकदम आपको दिखाई दे आएगा कि हाँ सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। लेकिन चंद्र ग्रहण में आपको बहुत कम चांस है कि दिखाई देगा, लेकिन लंबा समय तक लगा रहता है। ऐसा जो भी घर में महिलाएं होंगी उनको पता होगा कि जो चंद्र ग्रहण लगता है वो लंबा समय के लिए लगता है, तो खाना खाने के बाद खाना नहीं खाते हैं। और जो सूर्य ग्रहण बहुत कम समय के लिए लगता है तो तुरंत खा पी के फिर छोड़ता है, फिर तुरंत उसके बाद नहा धोवा के खाना पीना शुरू कर देता है। तो इसका जो भौगोलिक रीजन यही है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के जो पृथ्वी है और सूरज के बीच में चंद्रमा आ गई, लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी दोनों परिक्रमा कर रहा है सूरज का, तो तुरंत निकल जाता है, जिसके कारण कम समय में लगता है सूर्य ग्रहण
और लेकिन लगता है तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। मतलब जो कम समय के लिए लगा वो ज्यादा दिखाई दिया, और जो ज्यादा समय के लिए ज्यादा समय के लिए लगा वो कम दिखाई दिया। तो सूर्य ग्रहण कम समय के लिए लगता है लेकिन दिखाई देता है, और चंद्र ग्रहण ज्यादा समय के लिए लगता है लेकिन बहुत कम चांस है कि दिखाई देगा। और जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस को लगता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है, क्योंकि अगर चंद्रमा पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा और अमावस्या को लगेगा तो पता ही नहीं चलेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और हम आपको बताए थे कि चंद्रमा, अब जो चंद्रमा की कलाएं हैं छोटा बड़ा हो रहा है, और जब एकदम अमावस वाला कंडीशन है जब चंद्रमा पूरा अंधेरा छाया हुआ है, तो उस कंडीशन को भी हम लोग अमावस क्यों नहीं कहते? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच 5 डिग्री का अंतर है, ऊपर नीचे है एक दूसरे से। अब जैसे कि हम आपको बताया था कि ये वाला कंडीशन क्या हुआ, ये हो गया ग्रहण, लेकिन ये वाला ऊपर नीचे हो रहा है जिसके कारण दिखाई दे रहा है चंद्रमा की कलाएं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। एक साल में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं, और पूर्ण सूर्य ग्रहण साफ दिखाई देता है, लेकिन चंद्र ग्रहण कभी कभी दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से जो तेज रोशनी निकलती है पैरावेगना किरण होती है, जिसको नंगी आंखों से नहीं देखा जाता है। और जो सूर्य के चारों ओर जो रिंग दिखाई देता है उसको डायमंड रिंग कहते हैं। डायमंड की तरह चमक रहा था इसलिए डायमंड रिंग भी कहते हैं। यहाँ फैक्ट एक है, 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था। तो 2009 में अगर किसी को याद होगा तो वो सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण था। तो ये डायमंड रिंग वैसे भी दिख भी रहा है डायमंड रिंग की तरह, जैसे यहाँ पे डायमंड बना होता है ना, डायमंड रिंग, ये नहीं लग रहा है रिंग। और यहाँ पे जो लगा होता है हीरा उरा उस तरीके से, तो ये डायमंड रिंग भी कहते हैं। और जो इसका दीप्तिमान भौगोलिक नाम है उसको किरीट बोलते हैं या कोरोना बोलते हैं। अब हम आपको बताया था चंद्रमा वाला जो घटनाएं हैं उसमें क्या होता है, इस कंडीशन में कभी कभी चंद्रमा लाल दिखाई देता है, उस समय इसको रेड मून कहते हैं, उसको रेड मून कहते हैं। अब जो चंद्र ग्रहण है वो लंबा समय तक दिखाई देता है, चंद्र ग्रहण लंबा समय तक दिखाई देता है। रीजन क्या है कि सूरज से जो रोशनी निकल रही है, अब ये बहुत छोटा है, चंद्रमा छोटा है पृथ्वी की अपेक्षा। तो जब ये परिक्रमा कर रहा होगा, जब ये परिक्रमा करता है तो इसके साथ ये भी परिक्रमा करेगा। इसके साथ अब इसके साथ ये भी परिक्रमा करेगा। अब इधर जा रहा है, इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि इसमें ज्यादा समय तक चंद्र ग्रहण रहा, लेकिन चूंकि ये बहुत छोटा है, चंद्रमा बहुत छोटा है, और इसका जो लाइट है कहीं ना कहीं से इधर फुचका उचका कर पहुंच जाता होगा, क्योंकि सूरज इतना पावरफुल है, इसलिए चंद्र ग्रहण कभी कभी नहीं दिखाई देता, लेकिन रहता लंबा समय के लिए। ठीक है, ये वाला कंडीशन ये मून है, ये वाला कंडीशन क्या हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, क्योंकि सूरज का रोशनी पृथ्वी यहाँ नहीं पड़ने दे रहा है। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, मतलब ज्यादा समय तक रहेगा, क्योंकि जो परिक्रमा कर रहा है, ये मान के चलिए ये परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, ये परिक्रमा कर रहा है, उसके साथ मून भी तो परिक्रमा कर रहा है, तो इसलिए लंबे समय तक रहता है चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा है तो यहाँ होता है, चंद्रमा बीच में होता है। अब ये भी इधर भाग रहा है और सूरज भी इधर भाग रहा है, और ये भी इसके साथ परिक्रमा कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, तो कम समय के लिए सूर्य ग्रहण हुआ। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कभी कभी 1 घंटे के लिए भी होता है, और 2009 में 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा था।
जहां पे परछाई बहुत गहरी पड़ती है उसको एम्ब्रा बोलते हैं। जैसे कि हम लोग का जो अम्ब्रेला छाता है उसमें जो काला कलर होता है वो क्या होता है, समझ लीजिए एम्ब्रा होता है। और जो थोड़ा सा कम परछाई पहुंचता है उसको पेरम्ब्रा बोलते हैं। तो सूर्य ग्रहण से इतना सारा कॉन्सेप्ट था। एस्ट्रोनॉमी का टोटल पार्ट खत्म हो गया है, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम में किस तरीके से पूछता है, अगर आप सारा क्लास छोड़ भी दिए होंगे तो अगर हम इसको आपको रीडिंग करवा दे रहे हैं, याद होगा आपको, तो समझ लीजिएगा कि आपका क्लास देखना सफल हो गया। और यही ऐसे ही एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश है उसको क्या कहते हैं। तो ये तो पता है कि पृथ्वी को जो घेरने वाला आकाश है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हम लोग पहले ही दिन से टॉपिक ले रहे हैं कॉस्मोस कॉस्मोस। तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन है उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा ब्रह्मांड का अध्ययन किसको कहते हैं, तो आप बोलिएगा कॉस्मोलॉजी को। ब्रह्मांड में लगातार जो प्रसार की घटना है उसको क्या कहते हैं। जो ब्रह्मांड में पूरा प्रसार की घटना है उसको क्या कहते हैं। तो हम आपको बताए थे बिग बैंग थ्योरी। जो आपको एग्जाम्पल दिए थे, ये मान के चलिए कि एक खगोलीय सघन खगोलीय पिंड था जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा था, ठीक है। बहुत ज्यादा था डेंसिटी, ये समझ लीजिए एग्जाम्पल दिए थे। यह मुर्गी का लड़ुआ, ठीक, उसको लड़ुआ को एकदम टाइट बांध दीजिए तो कभी ना कभी तो फुचकेगा ना। तो इसका किसी कारण से विस्तार हुआ, और विस्तार होने से ये फूटा, और फूटने के कारण बहुत सारे खगोलीय पिंड बाहर निकले। और यही चीज क्या हो रहा है, अभी भी विस्तारित हो रहा था, जो हम लोग हब्बल थ्योरी में देखे थे, जो हम आपको बताया थे, बैलून वाला एग्जाम्पल दिए थे, हब्बल टेलीस्कोप। और इसके वैज्ञानिक का क्या नाम था, जॉन लैमिनेटर था। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत भी बोलते हैं हिंदी में। और इसके जो प्रतिपादक है कौन है, तो इसके प्रतिपादक का नाम है जॉन लैमिनेटर। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किनको कहा जाता है, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक, तो ये है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस को खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। हम बताए थे आपको कि टॉलमी क्या बोला था, टॉलमी बोला था कि ये पृथ्वी है और ये सूरज है, और सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन कॉपरनिकस आए और कॉपरनिकस बताएं कि ऐसा नहीं है भैया, ये सूरज है और ये पृथ्वी है और ये चक्कर लगा रहा है। यही सब रीजन है कि कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया। सूर्य सौर मंडल का केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा, अभी बताए, कॉपरनिकस बोला। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। सूर्य परिक्रमा कर रहा है, मतलब पृथ्वी बीच में है और सूरज परिक्रमा, कौन बोला था, टॉलमी बोला था। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो जॉन केपलर। केपलर का 3 थ्योरी हम लोग देखे थे ना कल, जिसका लास्ट वाला लैंग्वेज बहुत ही अजीब था, कि ग्रहों के गति का नियम का जो प्रतिपादन है वो केपलर दिए थे। और केपलर थ्योरी पूछा जाता है एग्जाम में। क्या था केपलर का थ्योरी, कि भैया ये है अपनी पृथ्वी और ये है अपना सूरज, ठीक है। ये है अपनी पृथ्वी
और ये है अपना सूरज। और केपलर ने तीन सिद्धांत दिए थे, तीन तो थ्योरी दिया था। पहला थ्योरी क्या था कि जो सूरज है उसके चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्ष में पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूरज के दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रहा था, यह पहला सिद्धांत था। दीर्घवृत्तीय कक्ष में सूरज का परिक्रमा कर रहा है, यह पहला सिद्धांत था। दूसरा क्या था? समान क्षेत्रफल, कि सूरज अगर यहां रहा, सूरज अगर यहां, पृथ्वी यहां भी रहा, ठीक है, कहीं पे भी रहा, पृथ्वी यहां भी रहा या पृथ्वी यहां भी रहा, कहीं पे भी रहा, तो इसको अगर मिलाइएगा आप, ये या फिर कोई भी लाइन कहीं पे भी मिलाइएगा, कहीं पे भी मिलाइएगा इसका लाइन, तो इसका जो क्षेत्रफल है सब जगह समान रहेगा, सब जगह इसका क्षेत्रफल समान रहेगा। कहीं पे भी गति करेगा, क्योंकि हम आपको बताए थे दूर में है तो गति धीमा करेगा और नजदीक में है तो गति तेज करेगा। तो अगर मान के चलिए कि यहां से यहां तक गति किया, तो जो इसका क्षेत्रफल बना, जो इसका एरिया बना, और अगर मान के चलिए यहां पे और यहां पे पहुंचा, तो इस बीच का जो क्षेत्रफल बना, जो एरिया बना, उस बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, बराबर होगा। या फिर आप कहीं से भी ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां पे भी जो क्षेत्रफल बनेगा उस टाइम पे वो बराबर बनेगा। हर एक टाइम पे सूरज जो दीर्घवृत्तीय कक्ष पे घूम रहा है तो उसका क्षेत्रफल हर जगह बराबर होता है। अगर दूर में है तो धीमा घूम रहा है, लेकिन नजदीक में तेज घूम रहा है। एग्जाम्पल बताए थे, आप बचपन में रस्सी घुमाए थे, तो अगर लंबा रस्सी है तो धीरे धीरे घूमेगा, शॉर्ट कर दिए उंगली में, अगर रस्सी को घुमाते घुमाते रस्सी मोड़ दिए, नजदीक आया तो उसके कारण तेज घूमा। तो यही रीजन है कि हर कंडीशन में इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। तो दूसरा क्या था? समान क्षेत्रफल वाला नियम, समान क्षेत्रफल। अब तीसरा क्या था जो लैंग्वेज में बहुत टफ पड़ रहा था, कि जो इसका दीर्घवृत्त कक्ष में घूमने का जो समय है, दीर्घवृत्त कक्ष में जो घूमने का समय है, ये जो टोटल घूमने का जो समय है टी, उसका स्क्वायर समानुपाती है इसका जो दीर्घवृत्त व्यास है, टोटल जो ये व्यास है, ये जो टोटल व्यास है उसका आधा, यानी अगर इसका व्यास टोटल 2a लिखे तो आधा a 2a, तो आधा व्यास AQ समानुपाती होगा उसके समय के। कहने का क्या मतलब था तीसरा वाला, कि टी स्क्वायर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ AQ। तो टी स्क्वायर, टी क्या है कि दीर्घवृत्त अक्ष में जो घूमने में जो समय लगा उसका स्क्वायर बराबर है जो इसका दीर्घवृत्त अक्ष है उसके आधा के Q के बराबर। ठीक, ये तीनों केपलर का सिद्धांत था। ये इंपॉर्टेंट है केपलर वाला। तो यहां पूछ रहा है कि जो ग्रहों का गति का नियम है वो किसने दिया? केपलर। ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है, इसको कौन दिया था? ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है, वो कौन दिया? तो हब्बल, हब्बल का सिद्धांत था। ठीक है, जो हम आपको बलून वाला एग्जांपल दिए थे, बलून में टिक लगाइए और बलून में हवा भरिए तो क्या होगा? पॉइंट्स इधर उधर चला जाएगा, विस्तार हो रहा। तो हब्बल के बारे में भी बताया था। सौर मंडल का विकास कितने वर्ष पहले हुआ था? तो इतना फैक्ट नहीं पूछता है एग्जाम में, हालांकि यहाँ 4.5 वर्ष दिया गया। ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है
उसको क्या बोलते हैं, हिग्स बोसन, हिग्स बोसन। और इसी का एक और नाम है गॉड पार्टिकल्स। तो ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है उसको बोलते हैं हिग्स बोसन, और इसका अन्य नाम है गॉड पार्टिकल्स। सन कहाँ स्थित है, CERN कहाँ स्थित है, जहां लॉर्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसन का निर्माण हुआ था। आप उस समय सुने होंगे, याद होगा कि नहीं, कि 2010 में बहुत ज्यादा स्पीड से, लाइट की स्पीड में, को ट्रेन को घुमा के कुछ बना रहा था, ऐसा न्यूज में आपको याद होगा। तो वही चीज है, जेनेवा में वो काम हो रहा था, तो वो वाला चीज पूछा है। ये भी बहुत कम चांस है एग्जाम में पूछने का। ब्रह्मांड की आयु, तो ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो 10⁸ प्रकाश वर्ष। दूरी की मात्रा प्रकाश वर्ष है। आपको पता है कि एक वर्ष में, एक साल में एक लाइट यहां से वहां गया तो उसको प्रकाश वर्ष बोला जाता है, क्योंकि प्रकाश एक वर्ष में दूरी किया। और प्रकाश वर्ष की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, वो उसको बोलते हैं पारसेक। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के बारे में मान के चलिए कि एक साल में एक लाइट यहां से यहां गया, तो इसको बोलते हैं एक साल में जो लाइट है, एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश की, प्रकाश वर्ष। दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, और इसी का 3.26 यहाँ पे है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर। ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन ब्रह्मांड वाला जब पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। तो एक वर्ष में एक प्रकाश यहां से वहां चली गई, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। और सबसे बड़ी दूरी की जो मात्रक होती है उसको बोलते हैं पारसेक। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये फिजिक्स का है, लेकिन कॉस्मोस में भी इसको पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा को क्या कहा जाता है, तो सुपरनोवा और अभिनव तारा। इसको हम आपको बताया था कि जो विरल गैस है, जो विरल गैस है, मान के चलिए ये विरल गैस है। विरल गैस जो हम आपको बताए थे निहारिका, ये निहारिका है। बताया था ना कि गैस है, मान के चलिए गैस है। गैस का बादल, जब बिग बैंग हुआ होगा, गैस के बादल निकले होंगे, और एक दूसरे से जब कोई भी चीज सट गया होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ा के आसपास के चीजों को खींचा होगा। और जब खींचा होगा और इसे टकराया होगा तो उसके बीच थोड़ा सा उष्मा पैदा हुई होगी, गर्मी पैदा हुआ। कोई भी चीज को ऐसे टकराते हैं, दोनों हाथ को ऐसे टकराई तो गर्मी निकलती है ना, तो उसके कारण क्या हुआ होगा कि स्टार बनने वाला काम हुआ होगा। तो पहले वाला चीज को हम लोग बोले थे प्रोटोस्टार। क्योंकि प्रोटोस्टार मतलब मान के चलिए इस समय स्टार नहीं बना होगा, ठीक है। स्टार थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे बन गया होगा, बनने वाला लक्षण में होगा, तो इसको बोलते हैं प्रोटोस्टार। कोई भी इक्विपमेंट बनाए और उसको जब पहला जो पार्ट बन के तैयार होता है, जैसे मोबाइल आप बना रहे हैं, लेकिन पहला मोबाइल जो बनाया ना उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो वैसे ही स्टार का पूरा वर्जन नहीं बना था, प्रोटोस्टार बना। फिर अगला पार्ट क्या बना, एक परिपक्व स्टार बना था। जो हम लोग सूरज का जन्म मृत्यु पढ़े थे, उसी तरह तारा का जन्म मृत्यु एक ही समझिए। तो ये स्टार बना। अब स्टार क्या बना आगे जाके, रेड जॉइंट।
यानी कि लाल दानव बन गया, रेड जॉइंट बन गया, क्योंकि इसकी उष्मा, कोई भी चीज जिंदा है तो बाद में मरेगी, तो प्रकाश मरने वाला कंडीशन में आने से पहले रेड जॉइंट बनता, बड़ा हो जाता और लाल हो जाता। अब हम आपको बताए थे जिसका मास 1.4 इंटू सन, सूरज से 1.4 गुना बड़ा है, वो आगे जाके क्या बनता है? सुपरनोवा। बताया था ना, सुपर नोवा, विस्फोटक तारा। और यही विस्फोट हो गए ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा, ये सब बनता है, क्वेसर, पल्सर, ये सब बनता है। तो सुपरनोवा क्या था? विस्फोटक तारा था, ये विस्फोटक तारा था। और फिर जिसका मास 1.4, जिसका मास जिसका मास 1.4 इंटू सन से कम है, वो क्या बना था? तो वो बना था व्हाइट ड्रॉप, काला, ब्लैक, सफेद बौना तारा। फिर उसके बाद बना था ब्लैक ड्रॉप, यानी कि काला वाला, काला बौना तारा, और मर गया था। ये हम आपको बताया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जो ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा है उसको क्या कहते हैं? तो सुपरनोवा कहते हैं। इतना सारा एक्सप्लेन किया। सुपरनोवा क्या होता है? तो सुपरनोवा मृत पाए तारे का विस्फोटक अवस्था होता है। इसको हम लोग देख लिए। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष कहते हैं, देख लिए हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है दूरी का, वो होता है पारस्यिक, और एक पारस्यिक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, इसको भी देख लिए। एक प्रकाश वर्ष का जो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो ये भी फिजिक्स का भाग है। इसको बोलते हैं 9.46 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 10⁻15 मीटर। तो ये फिजिक्स का भाग है, लेकिन यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी क्या है? तो हम आपको बताए थे गैलेक्सी तारों का समूह है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? हमारा जो आकाश गंगा है, गैलेक्सी है, उसका क्या नाम है? ये भी बताया था, मिल्की वे। और जो हमारी मिल्की वे की जो सबसे नजदीकी गैलेक्सी है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम देवयानी था। ये सब हम आपको बता दिए। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जाहिर सा बात है, जो दूरबीन बनाएगा वही देखा होगा, तो गैलीलियो। तो अगला आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो देखा था। नेबुला यानी जो निहारिका है, वो क्या है? तो अभी हम आपको बताएं, अंतरिक्ष में जो धूल कण होंगे, जब विस्फोट हुआ होगा, और जो धूल कण होंगे, जो गैस के बादल होंगे, वो क्या था? निहारिका था, नेबुला था। वही तो पूछा आपसे। ब्रह्मांड का जो प्रकाश स्तंभ है, उसको, उसका क्या नाम है? उसका पल्सर। गाड़ी का नाम पे हम बताया था कि पल्सर रखा हुआ तेज जाता है, तो इसलिए ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है पल्सर को। तारों का जो ऊर्जा का स्रोत है, वो क्या है? तारों का जो ऊर्जा का स्रोत है, वो क्या है? तो नाइपके संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी बताया था, जिसमें क्या हुआ था कि जो तारा है वो हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये हम आपको पहले ही बताया। तारों का मुख्य घटक कौन सा है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, जिसके कारण संलयन होकर ऊर्जा मिलती है। तो मुख्य घटक कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। जो हम लोग पृथ्वी का इनर पार्ट और आउटर पार्ट देखे थे, तो सॉरी, सन का जो इनर आउटर पार्ट देखे थे, तो सूरज का जो आउटर पार्ट था, कोर में क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम था। तो उसके प्रमुख घटक कौन होंगे? हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का जो निकटतम तारा है, कौन सा? ट्रिक कर दिया, सूरज क्या है? सूरज एक तारा ही है। तो इसलिए पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है सूरज है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। सबसे चमकीला तारा साइरस, इसको डॉग स्टार भी बोला जाता है, सबसे चमकीला तारा। तारे का रंग का सूचक क्या है? हम आपको बताए थे तारा का परिभाषा। तो तारा का परिभाषा बताते समय हम बताए थे तारा के पास क्या होता है? तो तारा के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, और जो प्रकाश है वो रंग का सूचक होता है, उसका रंग। तो यहाँ पे तारे का जो रंग का सूचक है वो कौन है? उसका ताप है। ठीक है, तारे का रंग का सूचक कौन है? उसका ताप है। जैसे रेड जॉइंट है, टेम्परेचर कम हो, एकदम कोई भी दिया जल बूतने से पहले भूत नहीं होता है, बहुत जोर से जलता है। तो उसी तरह समझ लीजिए कि तो तारे का रंग का जो सूचक है उसका ताप है। तारा का टिमटिमाता हुआ जो हम लोग को दिखाई देता है, वो किस कारण से दिखाई देता है? तो ये है फिजिक्स का भाग, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, कोई भी चीज है नहीं वैसा, लेकिन वैसा दिखाई देता है, तो वो अपवर्तन का नियम है। ठीक है, कोई भी चीज है वैसा नहीं लेकिन दिखाई देता है, तो उसको अपवर्तन कहते हैं। हम ट्रिक्स आपको सिखा रहे हैं। तारा हमेशा जलते ही रहता है, ठीक है, उसमें सूरज की तरह ही जल रहा है, लेकिन हम लोग को दिखाई क्या देता है? कि वो जल रहा है, बूत रहा है, जल रहा है, बूत रहा है। इसका मतलब ई है कि ई अपवर्तनांक है। ठीक है, ट्रिक्स बताया। अब आपसे अगर फिजिक्स में ऐसे पूछा कि जो पानी है, पानी में सिक्का डालें या फिर उसमें पेंसिल डालें, तो पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और जो सिक्का है उसका जल का सतह से ऊपर दिखाई दे रहा है। तो किस कारण से? है उसका सतह में, और पेंसिल भी है सीधा लेकिन टेढ़ा दिखा रहा है। इसका मतलब जो आपके सामने विजुअल आ रहा है वो अपवर्तनांक के कारण आ रहा है। ठीक, ये ट्रिक आपको बताया। ब्लैक होल सिद्धांत कौन दिया था? तो एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर, इनके बारे में भी हम बताए थे। चंद्रशेखर सीमा भी बताया था कि जो 1.4 इंटू सन था, उसका मास से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा। तो एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1983 को। याद रखना है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भैया बताओ कि जो हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता है उसमें से एस चंद्रशेखर को कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो 1983। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा। ये बता दिए हैं। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 वैल्यू होता है चंद्रशेखर सीमा, ये भी बता दें। तारे के सुंदर आकृति को तारा मंडल कहते हैं। अभी हमारे पास टोटल 89 तारा मंडल है, जिसमें सबसे बड़ा सेंट्रोस और छोटा हाइड्रा है। तो इतना फैक्ट कभी नहीं पूछा एग्जाम में, लेकिन याद रखिएगा तारामंडल 89 है, 89 है, जिसमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस और छोटा तारामंडल हाइड्रा। ध्रुव तारा भाग है, तो ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देता है? लघु सप्तऋषि वाला भाग है, उत्तर की ओर दिखाई देता है। उत्तर की ओर जो तारा दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा ही बोलते हैं हम लोग। लघु सप्तऋषि का भाग है। दिशा निर्धारक में कौन सा सहायक है? ध्रुव तारा, क्योंकि ध्रुव तारा देख के ही जो नाविक लोग था नाव में समुद्र से देख के पता चलता था कि वो उत्तर की दिशा। तो ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि का भाग है और उत्तर दिशा को पॉइंट करता है। अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड था। धूमकेतु क्या है? तो ये भी धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड है। हम आपको बताए थे मंगल और बृहस्पति के बीच वाला। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु, तो ये हेली है।
हेली धूमकेतु है जो हम आपको मेटेओर्स दिखाए थे, जो मेटेओर्स बताया था। आवाज आ रहा है किसी का? जो हम आपको बताया था धूमकेतु, धूमकेतु जो पुच्छल तारा था, जिसका जो सूरज में सब कोई ऐसे परिक्रमा कर रहा है ना, इधर परिक्रमा कर रहा है अपना सारा ग्रह, इधर परिक्रमा कर रहा है, लेकिन जो धूमकेतु है पुच्छल तारा है ऐसे परिक्रमा कर रहा है। तो जब सूरज के सामने आता है तो वो चमकने लगता है उसका पुच्छ, उसको पुच्छल तारा धूमकेतु कहते हैं। और हेली जो है एक धूमकेतु यानी पुच्छल तारा है जो 2062 में दिखाई देगा, 76 साल बाद। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन था? बृहस्पति था। आकार के अनुसार अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति था। इसको भी याद रख लीजिएगा क्रम के आधार पे। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इधर से 4 गए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और फिर उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार की दृष्टि से फिर सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो ये हम तो रटवाए हैं आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का केंद्र भाग को क्या बोलते हैं? केंद्र कोर। ये भी अच्छे से डिफाइंड हो गया था, जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस था और सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस था। और सूर्य का जो बाह्यतम परत है उसको क्या बोलते हैं? किरीट, कोरोना। इस पे भी लंबा चर्चा हो गया है। जो सूर्य ग्रहण के बाद जो प्रकाश हमको दिखाई देता है और पृथ्वी तक प्रकाश आती है उसको क्या बोलते हैं? कोरोना, किरीट। कोरोना उत्सर्जित करता है तो ये एक्स किरण उत्सर्जित करता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है। जो सूर्य का जो दिखने वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। इसको भी हम बताया था, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसको बोलते हैं वर्णमंडल, कॉस्मोस्फीयर। ये भी चर्चा हो गया था। जो सूर्य का जो आउटर सरफेस है, जो दीप्तिमान सतह है सूर्य का, देखने वाला है, चमकने वाला, वो प्रकाश मंडल तब तो जाके चमक रहा है। और जो नहीं दिखाई देता ऊपरी भाग, जो नहीं चमक रहा, वो वर्णमंडल था, कॉस्मोस्फीयर। फिर से सूर्य का जो घटक है, तो जाहिर सा बात है जो तारा का घटक है वो सूरज का हाइड्रोजन, हीलियम। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो ये भी जानते हैं सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है, ये हम लोग तो देख ही लिए हैं। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत, तारा का जो भी स्रोत है वही सूर्य का स्रोत है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और सूर्य का आकार ये भी बताया थे पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी पढ़ा है। सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तो इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब सूर्य ग्रहण लगेगा ही कैसे? ईमान के चलिए सूरज है यहाँ, अब इसको ग्रहण लगाना है तो हम लोग यहाँ पे हैं, पृथ्वी में है, तो बीच में चंद्रमा ही लाना पड़ेगा ना, तब जाके इसका लाइट नहीं दिखेगा। सीधी सी बात है, तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण किसको कहते हैं? अब चंद्र ग्रहण में क्या है कि चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं है, लाइट रोकना है तो पृथ्वी बीच में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा कितने दिन में करता है? 1 महीना याद रखना है, लेकिन दिन होता है 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा है जो पृथ्वी का परिक्रमा कितने दिन में करता है? ये अगर चंद्रमा है, ये कितने दिन में इसका परिक्रमा करेगा? तो 27 दिन 8 घंटा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? हम आपको पॉइंट आउट करके बताए थे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। जो आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये भी फिजिक्स का भाग है, प्रकाश के परिकर्णन के कारण। तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है तो प्रकाश का जो अपवर्तनांक है नहीं वैसा, लेकिन दिखाई दे रहा है, इल्यूजन है, तो वो अपवर्तनांक। लेकिन प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है, वो है प्रकाश का परिकिरणन। एग्जाम में आता है, ये फिजिक्स भी है।
तो इतना सारा वन लाइनर है, जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट भी आपको याद है, वन लाइनर भी याद है, तो एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा और एग्जाम में चांस रहता है कि इसी से एग्जाम में पूछ ही लेता। अब सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो सौर मंडल का मुखिया है सूरज, ग्रह 8 है, सबसे बड़ा और भारी बृहस्पति है, दूसरा शनि है, छोटा ग्रह बुध है, सूर्य के निकट भी बुध है, पृथ्वी के निकट शुक्र है, इसलिए तो इसको बहन बोलते हैं। नजदीकी कौन है? बहन है हमारी। सूर्य और पृथ्वी से दूर कौन है? वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है, अगर आपको लाइन से याद है तो भी याद है। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। हम आपको बताया था कि चमकीला क्यों है और गर्म क्यों है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है उसका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जिस तरह से हम आपको बताए थे एग्जाम्पल देके कि कार के अंदर बैठे रहिएगा, गर्मी के दिन में प्रकाश जा रहा है और शीशा के अंदर गर्मी भर गया, उसके बाद क्या होता है? अंदर एकदम अकबकी लगने लगता है। वही कंडीशन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का बादल शुक्र में बहुत ज्यादा है, तो अंदर घुसता होगा सूरज का रोशनी और बाहर निकलने नहीं देता होगा बादल, तो उसके कारण वो क्या बन जाता होगा? एकदम गोला बन जाता होगा और बहुत ज्यादा उष्मा ले लेने के कारण चमकता भी होगा। ठीक। सर्वाधिक ठंडा वरुण है। वरुण की खोज कौन किया था? तो जॉन गेले। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, ये जेएसएससी में पूछा गया है, तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, 92। बिना उपग्रह वाला ग्रह तो हम आपको बताए थे बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं। रीजन क्या है कि जब बना होगा, सूरज बना होगा, उस समय क्या हुआ होगा कि जब बन के उसमें जो सोलर फ्लेम था, जो सोलर ज्वाला थी, वो जब भभका होगा तो जो नजदीक में जो ग्रह होगा उसका जो उपग्रह होगा उसको तो जला दिया होगा। ठीक है। और जो सोलर फ्लेम होगा वो ग्रह से जो एकदम समझ लीजिए कि हल्का चीज होगा उसको उड़ा के फेंक दिया होगा, इसलिए जो आगे वाला चीज है, आगे वाला 4 ग्रह को हम लोग टेरेस्टेरियल यानी पार्थिव ग्रह कहते थे और उसका डेंसिटी ज्यादा था। तो यही पूछ रहा है आपसे। पीला ग्रह और नीला ग्रह किसको कहते हैं? तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। हम ये भी बताए थे और ये भी बताए थे आपको कि जो बृहस्पति है वो बहुत बड़ा ग्रह है, तो हमारे मान्यताओं के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से उस दिन बड़े लोगों का सम्मान किया जाता है, इसलिए उस दिन बाल नहीं काटा जाता है, बड़ा लोग को सम्मानित किया जाता है और उस दिन लोग पीला कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि बृहस्पति कैसा दिखाई देता है? पीला। और इससे ज्यादा क्या ट्रिक्स बता सकते हैं आपको? फिर नीला ग्रह तो अपना पता ही है, पृथ्वी है नीला क्योंकि यहाँ है पानी। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो अरुण। अरुण क्या है? लेटा हुआ ग्रह। किसी का नाम याद रखिए, अरुण होगा तो अरुण लेटा है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ गैस भी है तो अरुण ही है। यूरेनस की खोज कौन की थी? किया था? तो हर्सेल किया था। यूरेनस का खोज हर्सेल किया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। अब हम आपको बताया था कि एग्जाम में पूछा था कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो पानी में तैरने लगेगा, क्योंकि डेंसिटी सबसे कम है, घनत्व सबसे कम है शनि का, इसलिए वो तैर सकता है। ठीक है। भोर या सांझ का तारा किसको बोलते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं, क्योंकि शुक्र दिखाई दे जाता है आपको, ये भी हम आपको बताए थे। सबसे बड़ा ग्रह किसका है? गैनीमेड, बृहस्पति का। सबसे जो बड़ा ग्रह है हमारे पूरे सौरमंडल का, बृहस्पति का गैनीमेड। और सबसे छोटा ग्रह डिमोस। ठीक है। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। ये सारा का सारा चीज आपको बताया है, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि के जो वलय हैं, कितने वलय हैं? तो 7 वलय है, सारे गामा पादा निशा इसी से निकल के आया है, इसलिए समझ लीजिए 7 ग्रह, 7 सूर्य है। शनि की रिंग्स की खोज कौन किया था? तो जिसके पास दूरबीन था वो देख लिया था शनि में कितना रिंग है, तो कौन किया था दूरबीन का खोज? गैलीलियो। तो इसका आंसर क्या होगा? गैलीलियो। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला, तो सबसे तेज घूमने वाला कौन होता है? जो सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, और सबसे धीमा घूमता है शुक्र। ठीक है। जो सुख में होगा वो धीरे धीरे चलेगा और जो बड़ा होगा एकदम जल्दी जल्दी चलेगा। तो बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति तेज और शुक्र धीमा परिक्रमण करता है।
सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? जो नजदीक में होगा। जो सूर्य का जो परिक्रमा है बुध करता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला कौन होता है? तो ये भी बताए थे, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा, आगे से शुक्र पीछे से अरुण। तो उल्टा घूमने का काम कौन करता है? शुक्र और अरुण। सबसे निकट तार, पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष। ठीक है, 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूरज का रोशनी पृथ्वी में कब आता है? 8.3 मिनट, यानी कि 500 सेकेंड। और चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा सामने तो महज 1.3 सेकेंड, 21 सेकेंड में आ जाता है। ये सब हम आपको बताए थे। अब है कि भू स्थिर उपग्रहों, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई, तो ये है 36,000 किलोमीटर। ये है 36,000 किलोमीटर, जो PSLV GSLV है ना, उससे रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? तो ये भी हम आपको बताए थे, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सैरस है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा में है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा में है। बौना ग्रह प्लूटो को कहते हैं। और प्लूटो को कब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया? 2006 से। सब आपको बता दिया विथ कॉन्सेप्ट, ताकि वन लाइनर भी आपको याद रहे। तो जितना हो सकता था एस्ट्रोनॉमी में, ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम में आपसे नहीं होगा। आप JPSC UPSC हर लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे ऊपर आपसे कोई कहीं पे कुछ नहीं पूछेगा।